इस वीडियो में बात करेंगे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत निकली हुई न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में। यानी बिहार एसएससी के अंतर्गत एक न्यू वैकेंसी जारी किया गया है, जिसके यहाँ पर नोटिफिकेशन भी यहाँ जारी कर दिया गया है। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं, हमें नोटिफिकेशन भी यहाँ पर डाउनलोड किए हुए हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे कौन कौन अप्लाई करेंगे, इस नोटिफिकेशन के बारे में फुल डिटेल में जानेंगे। ठीक है, और ये कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा, ठीक है, क्वालिफिकेशन का रहेगा, एज लिमिट का रहने वाला है, इसको एग्जामिनेशन फी क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है, इस सारा वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इस साइट पे चलेंगे, बिहार एसएससी का BS यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सूचना पट, इस सूचना पट जो देख रहे हैं, सूचना पट पे क्लिक कर देंगे। सूचना पट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका दिनांक 19/9, ठीक है, विज्ञापन संख्या 2/23 जो जारी किया गया, मैंने 19 तारीख को आपको जारी किया गया है। यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे वाला पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, नीचे वाला पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर देखिए फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे आपको लाइव यहाँ पर देखिए डाउनलोड करके हम बता रहे हैं। ये हो गया, ये आपको डाउनलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पर सारा डिटेल जानेंगे। अब इसका जो फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, इसका जो फॉर्म भरा जाएगा आपको 27 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है 27 सितंबर से लेकर इसका जो अंतिम तिथि रखा गया है 11 नवंबर तक रखा गया है। ठीक है, मानो 11/11/2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फाइनली यहाँ पर जो आपको बताया गया है कि ये जो आपको पद है, ये आपका जो वैकेंसी है, कम से कम आपका इंटर पास होना चाहिए। ठीक है, कम से कम आपका, अगर आप इंटर पास हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पर क्लियर में लिखा गया है कि द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों को चयन करने हेतु कोटिवार पद निम्न रूपे है। ठीक है, आपको कम से कम इंटर पास होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे, अब यहाँ पर देखिए पद का नाम दिया गया है, विभाग का नाम दिया गया है, वेतनमान दिया गया है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दिया गया है, तकनीकी योग्यता दिया गया है, वांछिक योग्यता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सारा डिटेल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पद का नाम आपको रहने वाला है निम्न वर्गीय लिपिक, यानी आपको LDC का पोस्ट यहाँ पर रहने वाला है, लोअर डिवीजन क्लर्क का। ठीक है, यहाँ पर जैसे बताया है कि निम्न वर्गीय लिपिक पद का नाम। अब यहाँ पर कौन कौन सा विभाग में निकला गया है, विभाग का नाम बताया गया है। ठीक है, कि कौन कौन सा विभाग में वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपका पथ निर्माण विभाग में निकला गया है। ठीक है, सबसे पहला जो है आपको पथ निर्माण विभाग में है। वेतन जो आपको रहने वाला है, वेतन जो आपका है लेवल 2 में रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो मांगा गया है आपका इंटरमीडिएट या उससे समक्ष कम से कम आपको इंटर पास होना चाहिए। उसके बाद तकनीकी योग्यता, ठीक है, तकनीकी योग्यता में जो आपको मांगा गया है कि कंप्यूटर पर हिंदी एवं वर्ड प्रोसेसिंग या टंकन। ठीक है, यानी आपको कंप्यूटर पर टंकन का मतलब होता है टाइपिंग के लिए। ठीक है, आपको टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए और वर्ड प्रोसेसिंग आपको भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि बताया गया है कि कंप्यूटर पर हिंदी एवं वर्ड प्रोसेसिंग या टंकन, ठीक है, आपको वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज होना चाहिए और टाइपिंग का आपको होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आरक्षण कोटि भी बताया कि 35% यहाँ पर महिलाओं के लिए, 35% अब महिलाओं के लिए आरक्षित पद है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दो भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और फिर से यहाँ पर निम्न वर्गीय पद के लिपि के लिए, ठीक है, मद निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग के द्वारा निकाला गया है लेवल, इसको भी वेतनमान लेवल 2 रहने वाला है। ठीक है, इसमें भी इंटरमीडिएट या समक्ष आपको रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद तकनीकी योग्यता में मांगा गया है कि कंप्यूटर संचालक एवं कंप्यूटर टंकन, यानी आपका कंप्यूटर चलाने का नॉलेज होना चाहिए, और टंकन, ठीक है, यानी आपको टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पर टाइपिंग में देखिए आपको हिंदी एवं अंग्रेजी, ठीक है, आपको टाइपिंग जो आना चाहिए, इसमें आपको हिंदी एवं अंग्रेजी में आपको वो आना चाहिए। ठीक है, जब यहाँ पर टाइपिंग के लिए जाएगा तो आपको हिंदी या अंग्रेजी में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हम पद का नाम डिवाइड किया गया है। उसके बाद हम नीचे बात करेंगे कि अगला विभाग में निकाला गया है। ठीक है, कि गृह विभाग के, है ना, आरक्षित शाखा गृह विभाग में निकाला गया है। इसका जो वेतनमान आपको लेवल 2 रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर संचालक एवं कंप्यूटर टंकन, ठीक है, इसमें भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और यहाँ पर टाइपिंग आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे मांगा गया है कि कंप्यूटर पर हिंदी एवं वर्ड प्रोसेसिंग टंकन। ठीक है, आपको कंप्यूटर पर आपको हिंदी टाइपिंग लिया जाएगा, उसके बाद आपका वर्ड प्रोसेसिंग आपको
के बारे में लिया जाएगा। ठीक है, यानी आपका कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग आपको आना चाहिए और वर्ड प्रोसेसिंग यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे गृह गृह विभाग आरक्षित शाखा विधि विधि ज्ञान प्रयोगशाला में। ठीक है, लेवल 2 का वेतन आने वाला है। उसमें भी आपका कंप्यूटर संचालक एवं कंप्यूटर टंकन। ठीक है, यानी आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपका टाइपिंग का यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी टाइपिंग आपको मांगा गया है कि हिंदी में आपको आना चाहिए और वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसी के बाद फिर से नीचे बात करेंगे श्रम संसाधन विभाग में निकाला गया है। यहाँ पर वेतन भी आपको लेवल 2 रहने वाला है। अब यहाँ पर मांगा है कि हिंदी टंकन ज्ञान के साथ आपको कंप्यूटर संचालक टंकन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी अलग अलग, ठीक है, विभाग में निकाला गया है और यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन ही बताया गया है और यहाँ पर कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल के आ रही है कि आपको कम से कम कंप्यूटर पर हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए। अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं अभी से आप, ठीक है, प्रयास कीजिए हिंदी और टाइपिंग करने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा विभाग में ही सबसे ज़्यादा आपको कंप्यूटर पर ही वर्क के लिए आपको रखा जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर, ठीक है, कंप्यूटर में आपको नॉलेज मांगा जा रहा है कि आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए, यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग का कुछ नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग विभागों में निकाला गया है। ठीक है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में निकाला गया है। ठीक है, इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, राजस्व कर्मचारी के पद पे निकाला गया है। उसके बाद पंचायत सचिव के पद पे निकाला गया है। ठीक है, पंचायती राज विभाग के लेवल 3 में इसका वेतन होने वाला है। ठीक है, इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए या उससे समझ उत्तीर्ण हो। ठीक है, अभी आपको कंप्यूटर का नॉलेज, ठीक है, कंप्यूटर पर टंकन तथा MS ऑफिस का ज्ञान। ठीक है, यानी आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग आना चाहिए और यहाँ पे आपका MS ऑफिस मानो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपको यहाँ पर आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो अपना स्तर से यहाँ पर देख लीजिएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। ठीक है, आप किस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन बट अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर, ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर विभाग में, ठीक है, कंप्यूटर का ही ज्ञान मांगा गया है। टोटल जो पोस्ट आपको रहने वाला है 11,098 रहने वाला है। ठीक है, टोटल जो आपको पोस्ट यहाँ पर रहने वाला है 11,098 रहने वाला है। उसके बाद अपन नीचे बात करेंगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए। तो यहाँ पर जो बताया कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्था से इंटर एवं उपर्युक्त तालिका में वर्णित पदों के समान उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी आपको इसका जो फॉर्म भरा जाएगा कब तक, 11 नवंबर 2023 तक भरा जाएगा। ठीक है, तो 11 नवंबर 2023 तक आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बताया गया कि आरक्षण लेने वालों के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र मान होगा। यानी आपका, और उसके बाद बताया गया है कि संबंधित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है, तो उनको भी यहाँ बताया गया है कि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन अंकित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ठीक है, 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में विहित इतना में घोषणा संबंधित करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट यहाँ पे पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं उनके यहाँ पर नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया। अब यहाँ पर जो नीचे बताया कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए महिला लोग, अगर जो विवाहित महिला लोग फॉर्म भरेंगे, इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है, तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो लगने वाला है तो उनका पिता के नाम से और एड्रेस से आपको बना हो रहना चाहिए। ये अपना अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में। ठीक है, कि विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। ठीक है,
मान लिया आपको पति के नाम से यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा बनाकर, तो आपको यहाँ पर मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए उम्र सीमा क्या रहने वाला है, अगर जो आप फॉर्म भरिएगा तो आपको उम्र सीमा क्या रहने वाला है। तो अभ्यर्थियों की उम्र सीमा के गणना दिनांक 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी, यानी आपका 1/8/1 अगस्त 2023 से आपको किया जाएगा। 1/8 अगर जो आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो कम से कम आपको 18 साल होना चाहिए। 1/8/2023 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु सीमा 18 साल बताया गया है। अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित वर्ग पुरुष, ठीक है, 37 वर्ष लिया जाएगा। अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष लिया जाएगा। और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला हो 40 वर्ग लिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला के लिए 42 वर्ष लिया जाएगा। तो ये आपको एज के बारे में बताया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे परीक्षा शुल्क के बारे में। जी, जब वहाँ पर फॉर्म भरिएगा तो आपको परीक्षा शुल्क क्या लगने वाला है, ठीक है, यानी फॉर्म चार्ज आपको क्या लगने वाला है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि समान वर्ग या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के, ठीक है, आपको 540 यहाँ पर लगने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी या BC1 या BC2, ठीक है, ये पुरुष के लिए है, तो आपको 540 यहाँ पर लगने वाला है। वही यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार सरकार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया लगने वाला है। यानी आप अनुसूचित जाति यानी SC या ST से आप आते हैं को बिहार के निवासी रहना चाहिए, तभी आपका 135 रुपया लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अनुसमान 135 रुपया लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पर नीचे बताया गया कि सभी श्रेणी की महिलाओं के सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए, यानी इस फॉर्म को महिला लोग भर रहे हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पर 135 रुपया लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर 135 रुपया उनको लगेगा जो महिला फॉर्म भरेंगे और वो बिहार का निवासी रहेंगे, उनके यहाँ पर 135 रुपये, यानी आउटसाइड आपको स्टेट से रहेंगे, ठीक है, तो आपका 540 रुपया यहाँ पर लगने वाला है। जैसा कि बताया गया है कि बिहार राज्य के बाहर, मानो आउटसाइड स्टेट, ठीक है, बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के भर्तियों पुरुष या महिलाओं, मान ली इस फॉर्म को बिहार के बाहर वाले लोग भर रहे हैं, ठीक है, या पुरुष हो या महिला हो या भी किसी भी कैटेगरी के न हो। जैसा कि बताया गया है कि बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को, ठीक है, पुरुष या महिला हो, 540 यहाँ पर लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑनलाइन शुल्क जमा करने के लिए बताया गया, प्रोसेस बताया गया है कि आपको किस तरह से जमा करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 27/9 से 9/11 तक जमा किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका यहाँ पर पेमेंट लिया जाएगा, ठीक है, और पेमेंट लेने के बाद आपका फॉर्म भरने के लिए आपको फुल प्रोसेस आपको दिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि बताया गया, देखिए यहाँ पर लास्ट डेट जो बताया गया था 11 नवंबर को, लेकिन आपका जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो पेमेंट का डेट है 11 नवंबर तक आपको कर देना है। ठीक है, आपको 11 नवंबर तक ही पेमेंट करना है। यहाँ पर जैसे बताया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 27/9 से 9/11 तक जमा किया जा सकेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए सिलेबस के बारे में बताया गया है। ठीक है, सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस के नियम, कि आपको कौन कौन सा यहाँ पर सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफाई के मार्क्स भी यहाँ पर दर्शा दिए गए, कम से कम आपको 40% आपको होना चाहिए। ये आपको समान वर्ग के लिए है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% होना चाहिए। अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34% होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32% होना चाहिए। महिलाएं सभी वर्ग के लिए हो 32% होना चाहिए। और दिव्यांग के सभी वर्ग के लिए 32% होना चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन बताइए, तो आपको बता दिए। ठीक है, क्या कि आपको स्टार्टिंग डेट रहने वाला है 27 सितंबर से, और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है 11 नवंबर तक। चैनल पे आपको 27 तारीख को वीडियो आ जाएगा कि आपको फॉर्म को फिल कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। तो चलिए इस वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इस तरह से नए वीडियो देखने के लिए।